राइजिंग राजस्थान प्री समिट की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पूर्व अध्यक्ष फिक्की एवं सीएमडी दा ललित डॉक्टर ज्योत्सना सूरी जी, चेयरपर्सन फिक्की श्री दीपक देवा जी, डायरेक्टर बिजकॉफ ग्रुप मुंबई श्री सब्बात जोसेफ जी, चेयरमैन फिक्की राजस्थान सुरेंद्र सिंह शेखावत जी, शासन सचिव पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग रवि जैन जी, आयुक्त पर्यटन विभाग विजयपाल सिंह जी, एमडी आरटीडीसी श्रीमती सुषमा अरोड़ा जी, मेरे सामने बैठे सभी पर्यटन एवं टूरिज्म से जुड़े सभी मेरे भाई और बहनों, मैं इस कार्यक्रम में आने पर आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। क्योंकि दिया जी ने कहा है कि शायद ये टूरिज्म को लेकर के पहला कार्यक्रम यह आपका होगा जो इतनी बड़ी संख्या में यहां हो रहा है। ये राइजिंग राजस्थान, कई लोगों ने हमसे कहा कि आपकी ये पहली साल है, पहली साल में राइजिंग राजस्थान आप रख रहे हैं, कैसे हो पाएगा, समय कम है, लोगों के समय 3-3, 4-4, 5-5 महीने पहले, 6 महीने पहले बुक हो जाते हैं। हमने कहा ये राजस्थान की धरती है, ये शक्ति और भक्ति की धरती है, ये समर्पण की धरती है। अगर इरादे नेक होंगे, अगर कार्यक्रम तय भी हो गए होंगे तो वो कैंसिल होंगे, लेकिन राइजिंग राजस्थान दिसंबर में ही होगा। और हम समझते हैं कि हमारी ये दृढ़ इच्छा शक्ति, इसको बनाने वाला और इसको करवाने वाला कहीं ना कहीं उस ऊपर वाले की मेहरबानी है। और आप देख रहे हो कि लगातार आपने देखा होगा, क्योंकि जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमें कई कामों को लेकर के बड़ी चिंता थी। क्योंकि जब हमारी सरकार आई तो हमने देखा कि हमारे राजस्थान की नींव मजबूत कैसे हो सकती है, ऐसी क्या आवश्यकता है जो हमें सबसे पहले करनी है। हमें लगा कि हमारे राजस्थान में 2 बातों की आवश्यकता सबसे पहले है, और वो आवश्यकता है कि हम विकसित राजस्थान बनाने के लिए, समृद्ध राजस्थान बनाने के लिए, मजबूत राजस्थान बनाने के लिए, राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है और देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। राइजिंग राजस्थान प्री समिट में उनकी मौजूदगी है और उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तब दीप प्रज्वलन के साथ इस
कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा की गई थी और तमाम और भी कई चेहरों की मौजूदगी इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि विजन था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का राइजिंग राजस्थान। दूसरे नंबर आवश्यकता होती है तो बिजली की होती है, और तीसरे नंबर आवश्यकता होती है तो रोड कनेक्टिविटी की होती है। हमने हमारी सरकार आते ही सबसे पहले इन्हीं 3 विषयों को लिया। और मित्रों, आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमारा जो हमारी ईआरसीपी की योजना है वो पर्यटन को भी बढ़ावा देगी, उद्योग को भी बढ़ावा देगी, कृषि को भी बढ़ावा देने का काम करेगी, पीने के पानी की भी व्यवस्था। हमने कहा इससे काम नहीं चलेगा, तो हमने हमारी शेखावाटी के लिए यमुना जल समझौता किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हरियाणा की सरकार को कि आज उन्होंने हरियाणा जल समझौते पर मोहर लगा दी और वो भी जल्दी होने वाला है। ये सारी बात मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, जब मैंने ये विषय विधानसभा के अंदर रखा था तो मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने कभी यमुना जल पर बात नहीं की थी, और विडंबना इस बात की थी मुझे कि सबसे ज्यादा राजस्थान में, केंद्र में, हरियाणा में अब सबसे ज्यादा अगर किसी का राज रहा तो वो कांग्रेस सरकार का रहा था। मैंने कहा था उनसे, आपने पानी के लिए एक पत्र भी नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने कहा हमने लिखा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अभी कांग्रेस ने वहां हरियाणा में चुनाव लड़ा है, हमारा एमओयू हो गया, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में डाल दिया कि राजस्थान और हरियाणा के बीच में समझौता हुआ है, अगर हमारी कांग्रेस सरकार आती है तो हम उसको रद्द करेंगे। मैंने हरियाणा में जाकर के कहा कि आपने जो अपने घोषणा पत्र में डाला है ये किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होगा, क्योंकि हम दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करने वाले हैं, ऊपर वाले को मानते हैं। आज उन्होंने हमारी मान ली, आने वाले समय में हरियाणा से हमारे उन 3 जिलों को पानी मिलेगा। इसके बारे में सोचते हैं आप? क्या सोचते हैं आप? आपका विजन क्या है? इसीलिए मैं कहता हूं कि जो काम करने वाले होते हैं उनको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि उस पर सारी जनता की नजरें होती हैं, जनता का आशीर्वाद होता है, और जब जनता का आशीर्वाद होता है तो ऊपर वाला भी मेहरबान हो जाता है, और जब ऊपर वाला मेहरबान होता है तो कोई काम रुकता नहीं है। क्योंकि मैं आज ही इसलिए कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा, और मैं जो हरियाणा में जब चुनाव में गया था तो मैं यही कह करके आया था, और मेरी उस ऊपर वाले ने, बंसी वाले ने बात सुनी और उसने कह दिया चिंता मत करिए, राजस्थान को पूरा पानी मिलेगा। ये बातें मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में अपार संभावना है, और उन अपार संभावनाओं के माध्यम से हमारा हर क्षेत्र में, हमारा राजस्थान, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि में हमारा राजस्थान देश में सबसे बड़ा है। अगर हम मिनरल की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर मिनरल है तो वो राजस्थान के अंदर है। अगर हम बात करें पर्यटन की तो राजस्थान की क्या सुंदरता है, क्या भव्यता है। हमारे किले देखिए, हमारा डेजर्ट देखिए, हमारे पुरानी हवेलियां से लेकर के हमारा आप अभ्यारण्य देखेंगे, चारों तरफ राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी संभावना है। अगर हम बात करें तो सूर्य भगवान की हमारे ऊपर कृपा है, जमीन हमारे पास बहुत है, इसलिए सोलर में और विंड में भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमने जो जोर दिया 3 बातों पर दिया, यही नहीं, हमारी ईआरसीपी, यमुना समझौता, पोंग डैम से हमारे इंदिरा गांधी नहर में हमारा पानी बढ़े, क्योंकि 10 फुट पानी हमारा रुका हुआ है, उस पानी को लाने के लिए हमने काम किया। उदयपुर के अंदर देवास स्कीम जो हमारी है, क्योंकि उदयपुर में आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता है, आधा पानी हिंद महासागर की तरफ आता है, इधर आने वाला पानी काम आता है, उधर आने वाला हमारा पानी बेकार जाता है। वहां भी हमने टनल बना करके, एनीकट बना करके जो अरब सागर की तरफ पानी जाता था उसको भी हमें इधर लेने का काम प्रारंभ किया है।
हमारा माही डैम की योजना हमारी तो जाखम तक जाएगी, जाखम से लेकर के हमारा पाली, जालौर, सिरोही तक पानी जाएगा, उस पर भी हमने काम किया है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, जो हमारी आंतरिक, जो हमारे राजस्थान की नदियां हैं, चाहे वो ब्राह्मणी हो, चाहे हमारी वो त्रिवेणी हो, चाहे हमारे बनास हो, चाहे हमारी रूपा रेल हो, चाहे हमारी गंभीर हो, चाहे बाणगंगा हो, हमें लूनी हो, इन सबको जोड़ करके हम पूरे राजस्थान के अंदर पानी की व्यवस्था कराएंगे। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं, बिजली के क्षेत्र में आते ही हमने 2,24,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए, और वो भी केंद्र सरकार से किए। हमने कैबिनेट में उनको पास कर दिया, उनका भी काम प्रारंभ हो गया है। और अभी मैं कहना चाहता हूं कि अभी 5 लाख करोड़ के कम से कम बिजली में ही होने वाले हैं, एमओयू हो रहे हैं लगातार, क्योंकि बिजली, पानी, सड़क, हमने 9 ग्रीन फील्ड दिए हैं। रवि जी बता रहे थे कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, भारतमाला एक्सप्रेस, लेकिन आपने देखा होगा बजट में हमने 9 ग्रीन फील्ड दिए हैं। ग्रीन कॉरिडोर तो हमारे जब वो निकलेंगे तो राजस्थान की दूरियां कम होंगी, राजस्थान की दूरियां कम होंगी, इतने जिले उनसे जुड़ेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आप पर्यटन के क्षेत्र में काम करते हैं, और जैसा मैंने कहा है, राजस्थान एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र है, और आगे और भी बनने वाला है, आगे और भी बनने वाला है। जैसे शांत, सुरक्षित, सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है। राजस्थान की संस्कृति, यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों और किलों तथा महलों को अनुभव करने के लिए दुनिया भर में करोड़ों सैलानी इसमें आते हैं। राजस्थान के तीज त्योहार आप देखिए, हमारा दशहरा तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में दशहरा किस तरह से मनाया जाता है, होली, तीज, गणगौर जैसे जीवन त्योहार हमारे यहाँ किस तरह से मनाए जाते हैं, फेस्टिवल उनका होता है। या मरु महोत्सव, ऊंट महोत्सव, पुष्कर मेला, किस तरह से हमारे सांस्कृतिक स्थल हैं जिनको किस तरह से मनाया जाता है हमारी राजस्थान की संस्कृति के हिसाब से। क्यों ना हम इस हमारी संस्कृति को बाहर पहुंचाने का काम करें। अगर हम बात करें यहां, तो मैं कहना चाहता हूं, सही कह रहे थे हमारे कि उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट में पर्यटन क्षेत्र में काम करना चाहिए। हम वो भी काम मैं बताना चाहता हूं, वो भी हम करना चाहते हैं। हमारे शिल्पकार, दस्तकार, हमारे अद्भुत कारीगर, जिनकी अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि किस तरह से है। मिनरल और हम स्टोन में देखें तो आपने देखा होगा कि जो हमारा चाहे पुराना संसद भवन हो या नया संसद भवन हो, वो राजस्थान के स्टोन से बना है। हमारा राम मंदिर हो, चाहे अक्षरधाम मंदिर हो, वो राजस्थान के स्टोन से बना है। चाहे ताजमहल हो, चाहे हमारे जैन मंदिर हो, वो भी राजस्थान के स्टोन से बने हैं। मैं आपसे इसीलिए कहना चाहता हूं, इस राजस्थान के अंदर अपार संभावना है। वन्य जीव पर्यटन की बात करें तो रणथंभौर, सरिस्का टाइगर, और हमने आपने देखा होगा कल ही हमने जयपुर नाहरगढ़ में टाइगर सफारी का काम प्रारंभ किया है। आने वाले समय में और भी शुरुआत होने वाली है। आमेर में एलिफेंट सफारी होती थी, आवागढ़ में झालाना में लेपर्ड सफारी, और नाहरगढ़ जैविक उद्यान लायन सफारी के लिए जाना जाता था, लेकिन हम टाइगर सफारी भी हमारी प्रारंभ हो गई है। राजस्थान का पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, एवं वर्ष 2023 में राज्य ने करीब 18 करोड़ घरेलू और 17 लाख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का स्वागत किया है। यह कम संख्या नहीं है, और मैं कहना चाहता हूं आने वाले समय में यह संख्या कई गुना होने वाली है। मैं इसलिए कहता हूं कि हम विकास को गति देने के लिए नई राजस्थान पर्यटन इकाई नीति भी लेकर के आ रहे हैं। इसमें निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए विभिन्न प्रकार की रियायतों का प्रावधान किया जा रहा है। राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कर राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड बनाकर पर्यटन क्षेत्र में 5,000 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाएंगे। हम मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, एजुकेशन, टूरिज्म हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान
मंडपम भी हम बनाने जा रहे हैं। पर्यटकों के सुगम आवागमन के लिए हवाई अड्डों का उन्नयन और विकास किया जा रहा है। यही नहीं मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने बजट में, क्योंकि फ्यूल का जो टैक्स था वो 26% था एयरपोर्ट पर, हमने उसको 2% कर दिया। हमने उसको 2% किया है, लेकिन 2% से फायदा देखिए कितना हो गया। हमारा किशनगढ़ में फ्लाइंग स्कूल चालू हो गया, झालावाड़ में हमारा एयर इंडिया ने ले लिया, हमारा हमीरगढ़ भीलवाड़ा का वो हमारा उसका समझौता हो गया, वो भी हो रहा है, हमारा सीकर का भी हो गया। मैं अभी हरियाणा चुनाव में गया, भिवानी उतरा तो वहां मेरे से कैप्टन साहब आ गए जो मैं स्कूल चलाते हैं। उन्होंने कहा कि साहब आप हमको झुंझुनू वाला हमको दे दीजिए। मैंने कहा आप झुंझुनू वाले का क्या करेंगे? बोले साहब हम यहां से उड़ाएंगे, झुंझुनू उतारेंगे, झुंझुनू से उड़ाएंगे, यहां उतारेंगे। हमने कहा आ जाइए, हम तैयार हैं और लीजिए। तो मैं कहना चाहता हूं हमने इसीलिए किया, और उसका फायदा हमें क्या हुआ कि कभी कार्गो यहां उतरने वाले नहीं थे, लेकिन मैं जैसे ही वहां से निकलता हूं 1-2 कार्गो डेली मिलते हैं मेरे को एयरपोर्ट पर। मैंने कहा ये क्या कारण है? पर ये कारण ये है कि आपने 2% कर दिया, वो तेल भी यहीं लेते हैं और पार्किंग भी यहीं करते हैं। उनका यहीं नहीं होता है। उन्होंने कहा मेरे से उदयपुर में भी संख्या बढ़ गई, जोधपुर में भी संख्या बढ़ गई उतरने वाले की, कि वो देखते हैं फ्यूल सस्ता कहां मिलेगा। बोले राजस्थान से सस्ता पूरे देश में कहीं नहीं है, इसलिए वो भी राजस्थान आ रहे हैं और वो भी फ्यूल लेकर के जाते हैं। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने स्टेट टर्मिनल के निर्माण के लिए भी, इसके साथ ही इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए काम किया है, क्योंकि हवाई अड्डे पर नए स्टेट टर्मिनल का निर्माण भी हम करा रहे हैं। रिप्सिम 2024 में स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत हेतु पर्यटन के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ से घटा करके हमने 10 करोड़ कर दी है। ऐसे अनेक प्रयासों के माध्यम से हम राजस्थान को एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल भी बनाना चाहते हैं। जैसा कि कहा, हम एक जिला एक पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं, और इसके लिए हम एक ये भी कर रहे हैं, एक जिला एक उत्पादन योजना के माध्यम से भी प्रत्येक जिले में हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी हम लेकर के आ रहे हैं। और हमने ये भी कहा है कि हमारे जितने भी होटल हैं उनमें एक हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का, और हमारी उस पर्यटन के हिसाब से हमारी एक बुक भी बने। वो बुक हमारे हर होटल के कमरे में भी रहे, हमारे पर्यटन स्थलों पर भी रहे, सभी जगह उसका प्रचार प्रसार हो। और आने वाले समय में मैं दिया जी से कहना चाहता हूं कि हमारी एक ट्रेवल एजेंसी बहुत बड़ी पर्यटन के क्षेत्र में, बहुत बड़ी एक ट्रेवल एजेंसी के जो हमारे लोग होते हैं बहुत सहायक होते हैं। एक ट्रेवल एजेंसी का भी एक इसी तरह से सेमिनार हो, देश भर की जितने भी ट्रेवल एजेंसी हैं उनको भी आमंत्रित किया जाए, उनको भी बुलाया जाए, उनके साथ भी बैठना हो तो अच्छा रहेगा। हमारे गाइड हैं, उन गाइडों के साथ भी बैठना होगा, क्योंकि आप देखिए, क्योंकि मूर्ति को तो पुजारी ही पुजाता है ना, पुजाता है कि नहीं पुजाता है बताइए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आप ऐसे ही मानते हैं गाइड को, लेकिन गाइड हमारे पर्यटन का प्रमुख व्यक्ति होता है। वो उसकी इतनी अच्छाई उसके बारे में जानकारी देता है। तो मैं कहता हूं उनका भी एक ऐसी सेमिनार होनी चाहिए, उनको भी हमें बुलाना चाहिए, उनके साथ भी हमें संवाद करना चाहिए। हम क्योंकि उनसे संवाद करेंगे, वो कहने वाले जो हैं गाइड हैं, वो आगे आने वाले समय में एक बार तो चले जाएंगे, लेकिन उनके मन में कोई ना कोई ऐसी बात डाल देंगे राजस्थान के बारे में, तो उनके मन में यह कल्पना होगी कि जो 3 दिन रुकने वाला है वो 5 दिन रुकेगा, और 5 दिन रुकेगा तो हमारा पर्यटन जो आएगा और वो रुकेगा तो हमारा उद्योग भी उसमें बढ़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम पूर्ण रूप से ऐसे उत्पादन होटलों की सुविधा अनुसार सोप उपलब्ध कराएंगे जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाले हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। एक मैं कहना चाहता हूं, प्राकृतिक आयुर्वेद और पंचकर्म जैसी चिकित्सा पद्धति हमेशा से हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है, और यह स्थान हमारे पास है। और वो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई इस तरह के लोगों ने बढ़ावा देने के लिए, अगर टूरिज्म क्योंकि इनसे भी बढ़ता है,
तो इसके लिए भी आप तैयार रहें। हम इस स्थानों पर, चाहे वो हमारा रणथंभौर हो या हमारा सरिस्का हो, जो कि नजदीक है हमारा दिल्ली और गाजियाबाद से, और तो यहाँ हमारा सरिस्का भी है। अगर ज्यादा आप जाना चाहें तो जहाँ वीडिंग है, हमारी उदयपुर की झील है, वहां भी हम जो जगह दे सकते हैं। और यही नहीं, बांसवाड़ा भी है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, वैसे पर्यटकों की नजर बड़ी तेज होती है, वो जानते हैं सारी बातों को कि कहां हम कहां कर सकते हैं। लेकिन हमने भी देखा है, हमारे पास आइलैंड भी हैं, उनका भी हम आपको निकालेंगे, निकाल करके हम देंगे। हमने सर्वे उनकी करा ली है। ऐसे जो काम करने वाले हैं, अच्छे होटल बनाने वाले हैं, उनको ठीक प्रकार से रखरखाव लेने वाले हैं, उनके लिए भी हम आमंत्रित करते हैं। हमारे बांसवाड़ा से लेकर के, बांसवाड़ा में हमारे कम से कम 20-22 आइलैंड ऐसे हैं। 3 आइलैंड तो बहुत बड़े बड़े हैं। इसी तरह से बीसलपुर में है, चंबल में है, कोटा में है। हमारा जो राणा प्रताप सागर है, उसमें 2-3 आइलैंड है। और हमारा पर्यटन की दृष्टि से हमारे पास अपार संभावना है। उन संभावनाओं को तलाशते हुए हमारे राजस्थान का पर्यटन उद्योग किस तरह से बढ़ सकता है, इसमें आप हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहां भी हो सकता है, वो भी हमें बताइए। मैं जब मुंबई गया था तो उन्होंने कहा कि साहब बताइए हमें क्या करना है। मैंने, आइए आप होटल बनाइए। मैंने उनको स्थान बताए। थाल चापर हमारा बहुत ही अच्छा प्रसिद्ध है, वहां सालासर बालाजी भी है, खाटू बाबा भी है हमारे। मैंने कहा आइए, वहां आवश्यकता है, 5 स्टार होटल बनाइए, आपकी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सरिस्का में आइए, 5 स्टार होटल बनाइए। रणथंभौर में आइए, 5 स्टार होटल बनाइए। हमारे जैसलमेर में खुड़ी में आइए, 5 स्टार होटल बनाइए। क्या हमारा बिल्कुल ऐसा रेगिस्तान है वहां, खुड़ी के अंदर आइए, बहुत अच्छा डेजर्ट जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, इस तरह का है। मैंने देखा सम तो कुछ नहीं है उसके आगे, जिस तरह से खुड़ी में है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां आने वाले समय में 2-3 महीना में बहुत बड़ा काम होने वाला है। आप तलाश में रहते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने लाइए ऐसे लोगों को जो वहां आकर के देखें। और अभी तो आपने दिया जी ने कहा कि हम सारी कुछ चीजें दे रहे हैं, लेकिन ये पूर्ण समय के लिए नहीं है, ये कुछ समय के लिए है। उनको हम देंगे। इसलिए हम आप सभी को आमंत्रित करना चाहते हैं। आपने कहा वेडिंग टूरिज्म में हमारा राजस्थान पहले नंबर पर है। मैं कोरिया के अंदर गया था तो वहां इसकी चर्चा हो रही थी। मैंने कहा आप इस साल करेंगे तो आपको बहुत बड़ा फायदा करेंगे, आप आइए। और इस साल उन्होंने कोशिश की, उनको कोई स्थान नहीं मिला। अब आप देखिए, मैंने उदयपुर में उनसे कहा, मैंने पूछ करके बताइए ये करना चाहते हैं। हम कोरिया गए, हम तो उन्होंने कहा साहब हमें स्थान नहीं मिला। वास्तविकता यह है कि उदयपुर के अंदर, पुष्कर के अंदर, वहां 2-2, 3-3 साल की बुकिंग में कोई खाली ही नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वहां ये हमारा अच्छा पर्यटन स्थल भी है, टूरिज्म भी है, उससे बढ़ेगा। वहां भी आप स्थान देखिए। अगर आप स्थान देखेंगे तो निश्चित रूप से सरकार आपकी पूरी मदद करेगी। मैं कहना चाहता हूं फिल्म शूटिंग, मेरे पास अच्छा पर्यटन स्थल भी है, टूरिज्म भी है, उससे बढ़ेगा। वहां भी आप स्थान देखिए। अगर आप स्थान देखेंगे तो निश्चित रूप से सरकार आपकी पूरी मदद करेगी। मैं कहता हूं फिल्म शूटिंग, मेरे पास वो कह रहे थे, मेरे पास फिल्म शूटिंग वाले आए, वो मेरे साथ 15 साल से हैं। मैं सबसे बड़ी बात यह है कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। मैं शूटिंग रेंज बनाना चाहता हूं। मैं कई बार आ गया, मेरे को जगह नहीं। मैंने कहा तुम लगाना चाहते हो या वैसे कहने आते हो? नहीं साहब, मैं लगाना चाहता हूं।
तो वो मेरे पास 1 बजे आए थे। उसी दिन हमारी भी नहीं, महीने भी नहीं, हमने 4 घंटे में उनको जगह दे दी, उन्होंने सुनिश्चित कर दी और उनका काम भी हो गया। क्यों घूम रहे हो आप? आइए, लीजिए, हम तैयार बैठे। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये आप निश्चित मान लीजिए, भले कोई छोटा उद्योग लगाए, 50 करोड़ का लगाए, 100 करोड़ का लगाए, 150 करोड़ का लगाए, लेकिन वो लगाएगा तो 10-20 लोगों को रोजगार भी देगा। रोजगार के अलावा वो सब्जी कहां से खरीदेगा? सब्जी तो सब्जी वाले से ही लेगा, यहीं से सब्जी लेने बाहर तो नहीं जाएगा। अगर उनकी गाड़ी है तो तेल कहां से लेगा? वो यहीं से लेने वाला है। अगर वो खाना खाएगा तो सामान कहां से लेगा? डेली यूज में आने वाले सामान कहां से खरीदेगा? अगर उसकी गाड़ी पंचर हो जाएगी तो कहां से जुड़वाएगा? टायर अगर खराब हो गया तो कहां से लेगा? ये आप सोचिए कि एक छोटा उद्योग भी आता है, वो हमारे अगर 10 लोग, 20 लोग, 50 लोगों को अगर वो रोजगार देने का काम करेगा तो वो अच्छा करेगा, गलत करेगा? मैं इसलिए कहना चाहता हूं। और मेरे से कहा कई लोगों ने कि साहब आप कहा कि मैं वहां जाऊंगा, मेरे